नमस्कार दोस्तों, जीजीएस एकेडमी की अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक, ठीक है, जो है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो रिकॉल करिए। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं वो हमने एक एक करके देखना है। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। देखिए क्या क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ नियम हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नियम हैं। एक है संवरक का नियम, दूसरा है क्रम विनिमय का नियम, तीसरा है साहचर्य का नियम, चौथा है बंटन का नियम। ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी में मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। संवरक का नियम मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य मतलब एसोसिएटिव लॉ, बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ नियम हैं जो 4 ये जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं संख्याओं के ऊपर, उस पे लागू होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर कह लें संवरक का नियम क्या कहता है। तो ये संवरक का नियम कहता है, मान लीजिए कोई संख्या a है और कोई संख्या b है। ठीक है, तो a और b पर किया गया ऑपरेशन, मान लीजिए हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशन में इन दोनों को जोड़ के जो संख्या मिल रही है वो वही सेम तरह की संख्या है जो a और b है। जैसे मान लीजिए a और b अगर प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, a और b अगर प्राकृतिक संख्या है तो क्या इनको जोड़ने के बाद मिलने वाली संख्या भी प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, संवरक के नियम को फॉलो करेगा। अगर नहीं है, इसका मतलब संवरक का नियम फेल हो रहा है वहां पे। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात करें के लिए, प्लस के लिए और गुणा के लिए संवरक का नियम फॉलो होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 + 3 = 5 है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवरक का नियम फॉलो होगा। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, मान लीजिए गुणा की बात करें तो गुणा के लिए मान लीजिए 2 और 3 को आपने गुणा किया, बराबर 6 आया। ठीक है, तो यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी है पूर्ण संख्या और 6 भी है पूर्ण संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए गुणनफल के लिए ये जो संवरक का नियम है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये फॉलो होगी। संवरक का नियम जो होगा इसके लिए सत्य होगा। किसके लिए? गुणा और प्लस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि माइनस या फिर घटाना और भाग क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फॉलो नहीं होगा। संवरक का नियम घटाना और भाग के लिए लागू नहीं होगा। किन पे? पूर्ण संख्याओं पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यही 2 और 3 का ही एग्जाम्पल ले लें, तो 2
में से अगर 3 को घटाएंगे तो ये -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने के लिए ये शामिल नहीं है, मतलब समवर्ग के नियम में घटाना शामिल नहीं होगा, इसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 2 में 3 का भाग दें तो वो भी कुछ 2/3 बराबर 0.67 करके आएगा। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भाग के लिए भी लागू नहीं होगी। ठीक है, अगला है क्रम विनिमय नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी का ही एग्जाम्पल लिया था हमने। कॉम्यूटेटिव का मतलब है a प्लस बी बराबर b प्लस a। ठीक है, अगर ये चीज लागू हो रही है, या फिर ये कह लें a गुणा b बराबर b गुणा a। ठीक है, उसी तरीके से अगर a माइनस बी करें, ठीक, बराबर b माइनस a, ऐसा कभी पॉसिबल है? सिर्फ 0 के केस में ये माइनस वाला पॉसिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याओं के लिए घटाना वाला जो आधारभूत संक्रिया है, घटाने वाली जो आधारभूत संक्रिया है, उसके लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से भाग की बात करें, अगर हम a भागा b लिखें तो ये बराबर नहीं होगा b भागा a के लिए, ये सिर्फ 1 के लिए लागू होगा। ठीक है, अगर 1 में 1 का भाग दें वो बराबर होगा 1 में 1 का भाग दें, उसको रिवर्स कर दें चाहे सीधा रखें, एक ही बात होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी ये लागू नहीं होगा। मान लीजिए 2 और 3 वाला ही एग्जाम्पल ले लें हम, तो 2 प्लस 3 बराबर आराम से हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2। 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, बात एक ही है, दोनों का मान 6 ही आएगा। सॉरी 6 नहीं 5 आएगा। ठीक है, 2 3 5। उसी तरीके से 2 में 3 का गुणा करें या फिर 3 में 2 का गुणा करें, 3 दूनी 6, 2 3 6, बात एक ही है, 6 ही आएगा। इसका मतलब प्लस और गुणा के लिए, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम या फिर कह लें कि कम्यूटेटिव लॉ का नियम फॉलो होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब अगला देखते हैं साहचर्य का नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। देखिए, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे 3 संख्याओं पे, जहाँ पे 3 संख्या होंगी। मान लीजिए ये 3 संख्याएं a, b और c हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ मतलब मान लीजिए प्लस की बात करें अगर, तो a प्लस b मान लीजिए ब्रैकेट में है प्लस c बराबर हो अगर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c के, मतलब इसका मतलब है हम a और b को पहले जोड़ दें, उसके बाद जो जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसको हम फिर से c में जोड़ें, इसका मान, और या फिर b और c को पहले जोड़ें, फिर जो आ रहा है उसको हम वापस a में जोड़ें, इसका मान। अगर दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3 और 5 का। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 देखिए बराबर है क्या 2 प्लस 3 प्लस 5 के। 2 3 को एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5 3 8। ठीक है, तो ये 5 5 10 और ये 8 2 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 3 और 5 तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह लें कि पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ना जो है साहचर्य का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, उसी तरीके से गुणा भी ये साहचर्य का
नियम फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ वहाँ पे फॉलो होगा। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 के। ठीक है, ये करके आप देख लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस और भागा के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इन्हीं तीनों संख्याओं के एग्जाम्पल से नहीं होगा। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब बंटन का नियम। तो बंटन का नियम के लिए यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, ए, बी और सी। तो अगर ये चीज़ हो रही है कि ए गुणा ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर है ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी के, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा बट जा रहा है इन 2 ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं पे। ठीक है, बंटन का नियम यही कहता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3 और 5 का ही। तो यहाँ पे 2 गुणा अगर 3 + 5 रखें तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 गुणा 5 3 8 बराबर 16। ठीक है, और अगर इसके बराबर ये लिखते हैं 2 गुणा 3 + 2 गुणा 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 + 2 5 10 बराबर 16। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से बराबर आ रहा है, 16 ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। पूर्ण संख्याओं पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे टॉपिक है विभाज्यता। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या 11 है। ठीक है, उसको हमें भाग देना है 3 से। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? 3 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बार जाएगा 11 से जस्ट कम। ठीक है, तो ये 3 तियाएं 9 और 9 के बाद यहाँ से शेषफल बचेगा 2। ठीक है, तो ये जो भाग देने की पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें इस स्थान पर क्या चीज़ है, इस स्थान पर क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या चीज़ बच रही है, ये कौन सी संख्या थी। ठीक है, तो इन सभी के लिए कुछ एक शब्द निर्धारित हैं जिनसे इनका नाम होगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या जिसमें भाग देना है उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, जिसमें भाग देना है उसको बोलेंगे भाज्य। भाज्य को अंग्रेजी में बोलेंगे डिवाइडेंड। ठीक है, जिस संख्या से भाग देना है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसको बोलेंगे भाजक, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी बार ये जा रहा है, यहाँ पे जो संख्या आ रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे भागफल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो शेष बच रहा है उसको बोलेंगे शेषफल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 है, क्या है, अगर शेषफल 0 है तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए 4 है कोई संख्या, इसमें 2 का भाग देना है, तो ये 2 बार जाएगा 4, 2 दूने 4। ठीक है, शेषफल यहाँ 0 बच रहा है। इसका मतलब 4 से 2 पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित है कि नहीं कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से, ये ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कुछ नियम दिए गए हैं जिससे हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, कुछ जांच करने के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, उनको अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आ जा रही है तो बिना हम भाग दिए, ठीक है, बिना ये पूरी प्रक्रिया किए आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वो संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विभाज्यता की जांच है वो है 2 की विभाज्यता। तो इसके लिए ये है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक
इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या फिर कह लें सम संख्या या फिर 0 है, ठीक है, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या जो सम संख्या हो। सम संख्या क्या होगी? जिसकी यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक सम संख्या हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 18, 20, 24, 484। ठीक है, तो इनके इकाई के अंक देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगला है 3 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 972। ठीक है, 972 के अंकों का योग देखिए 9 + 7 + 2 बराबर 9 × 7 = 16, 2 = 18। अब ये जो 18 है 3 से अगर विभाज्य होगी, 3 छक्के 18, 18 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 18 3 से यहाँ पे विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या 972 है, ठीक है, ये भी 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये कोई एक संख्या है 1884। ठीक है, तो यहाँ पे अंकों का योग निकालते हैं 1, 8, 9, 8, 17, 4, 21। अंकों का योग 21 है। 21 3 की टेबल में आता है, 3 × 7 = 21। इसका मतलब 21 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है 4 से विभाज्यता। तो इसके लिए देखते हैं, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं या तो 0 हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम 2 अंक 0 हैं, ठीक है, लास्ट में 0 0 आ रहा है, या फिर अंतिम कोई भी अंक है वो 4 से विभाज्य हैं, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने 4936। अब ये 36 है। ठीक है, 36 4 से विभाज्य होगा, 4 × 9 = 36 होता है, 4 की टेबल में 36 आता है। इसका मतलब 4936 भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं 8600। ठीक है, यहाँ पे अंतिम में 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप चाहो तो भाग देके देख सकते हो। ठीक है, अगला है 5 से विभाज्यता। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से विभाज्यता का बहुत ही आसान सा नियम है। ठीक है, 0 या फिर 5 हो अंत में, इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 हो, इसका मतलब वो संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं 1225, 1080, 1335। ठीक है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला है 6 से विभाज्यता। जब कोई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी संख्या है अगर 2 से विभाज्यता
फॉलो कर रही है और 3 से भी विभाज्यता फॉलो कर रही है, एक ही टाइम पे 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। और 2 से विभाज्यता के लिए मैंने आपको बताया अंत में इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, और 3 से विभाज्यता का रूल मैंने बताया आपको कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये दोनों ही कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। अब ये 744 की बात करें, ठीक है, इसके अंत में 4 है, ठीक है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 7, 4, 11, 4, 15 है, ठीक है, 15 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अगला है 7 से विभाज्यता। जब संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके शेष अंकों से बनी हुई संख्या में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अगर इकाई का अंक को दोगुना कर दिया जाए और बची हुई संख्या में से उसको घटाया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अगर 7 से विभाजित है, ठीक है, इसका मतलब वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, 798 है, इकाई का अंक 8 है, इसको दोगुना कर दीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, और बाकी बचे अंकों की संख्या है 79, इसमें से 16 को घटाइए तो यह आ जाएगा 3, 7 में से 1 गया 6, 63, ये इसका मान आया 63। 63 अगर 7 से विभाज्य है तो ये 798 भी 7 से विभाज्य होगी। 7 9 63, 63 7 से विभाज्य है, इसका मतलब 798 भी 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगला है 8 से विभाज्यता। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों अथवा 8 से पूर्णतः विभाज्य हों तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इस संख्या के अंत में 3 डिजिट 0 हैं, 3 अंक 0 हैं। एक संख्या है 14,872, अंतिम 3 डिजिट 872 हैं। तो ये इजीली हम देख सकते हैं कि ये 8 से विभाजित होगा, 8 एकम 8, फिर 7 उतार के 0 एक बार उतारेंगे, 8 9 72, ठीक है। तो ये संख्या 8 से, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, चाहे तो आप भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या है, लास्ट के 2 डिजिट 0, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट वाला क्राइटेरिया नहीं है, 2 डिजिट कंडीशन में नहीं, हमारे 3 डिजिट को चेक करना है। तो 3 डिजिट 0 तो नहीं है, तो 8 से विभाज्य है कि नहीं इसको हम देख सकते हैं। 600 है टोटल, तो 8 से देखिए, 8 7 56, 56 4 60, 4 0 40, 8 5 40, अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चाहे तो आप इस संख्या का डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, 56 है, 8 7 56, 700 बार जाएगा ये 8 से, ठीक है। उसी तरीके से इस संख्या का भी आप चेक कर लेना। अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही 3 वाला रूल, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब वो संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अगला है 10 से विभाज्यता। यहाँ पे ये 9 के एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, ठीक है। अंकों का योग निकालिएगा, अगर वो 9 से कटेगा पूरा पूरा, इसका मतलब ये संख्याएं, ठीक है। चेक करके ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ये संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। चेक करिएगा आप इसको, ठीक है। अगला है 10 से विभाज्यता। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो
तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 वाला रूल काफ़ी आसान है। अंत में अगर 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी किससे? 10 से। ठीक है। अगला है 11 से विभाजिता। तो 11 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, इसको ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और एक और चीज है, और यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है। देखिए, अब कोई एक संख्या है, इसमें ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है। तो सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। 2 पे जो है, 4 पे जो है, ये 2 सम स्थान है। तो सम के अंकों का योग निकालिए, ये हो जाएगा 7 3 10। उसी तरीके से विषम के अंकों का योग निकालिए। विषम के अंकों का योग होगा 4 + 5 + 1, 4 5 9 1 10। ठीक है। तो सम और विषम के अंकों का जो योग है, सम और विषम के स्थानों के जो अंकों का योग है, उनका अंतर यहाँ पे 0 है। ठीक है। अगर माइनस करें तो ये 0 है। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। उसी तरीके से एक क्राइटेरिया आपने देखा था, कोई भी संख्या में सम पुनरावृत्ति हुई हो किसी अंक की। तो ये 5 ये 4 बार आया है, मतलब 4 मतलब सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। इसका मतलब ये जो है 11 से विभाजित होगा। ठीक है। उसी तरीके से ये है 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 7 6 बार आया है, 6 सम संख्या है। ठीक है। सम बार जो है पुनरावृत्ति इसकी हुई है, सम बार ये 7 रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब एक टर्म आता है घात। ठीक है। घात होती क्या है? देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए x है और उसका अगर हम यहाँ पे y लिखते हैं, x की घाते y, या फिर घात को हम अंग्रेजी में पावर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे x की पावर y या फिर x की घाते y। ठीक है। तो x की घाते y मतलब मान लीजिए x और y की जगह पे हम कोई संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 की घाते 6 है। तो 4 को हम जितनी यहाँ पे पावर लगी है उतनी बार गुणा करेंगे। ठीक है। तो 4 की घाते 6 बराबर हो जाएगा 4 को 6 बार गुणा करना। इसको गुणा करके जो आएगा वो होगा 4096। ठीक है। इसका मतलब 4 की घाते 6 बराबर 4096। ठीक है। तो इसके इकाई के स्थानों से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि इतने की घाते इतना है तो क्या इकाई का अंक होगा। ठीक है। तो वो हम क्वेश्चंस के सेक्शन में देखेंगे, उसकी एक अलग वीडियो होगी। ठीक है। इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है। वो अगली बार मैं अपलोड करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जिनको भी आपको लगता है कि ये मेरा कंटेंट जिन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।